Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology or mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. So, a lot of mythology is being taught in the academic curriculums across the world and especially the West. And they are influencing the other ex-colonies like in Africa, South America, and Asia. The only difference is South America, the colonization is complete. Africa, it's not. Out of 55 countries, 29 countries speak English. And so colonization is not complete because even though religion has been sold over there, but people are rising for the native cultures in Africa. In Asia, colonization was never complete in the beginning and even now. And countries such as China, Japan, and India maintain their own cultures, language, and food eating and methods of worship and food also, भाषा and भोजन. So आज का जो विषय है, आज हम लोग का कॉलोनाइजेशन के विषय पे भी बात करेंगे कि किस तरह से साम्राज्यवाद का जो युग था उसके बाद भी अभी भी साम्राज्यवाद चल रहा है, कॉलोनाइजेशन चल रहा है, अभी भी चल रहा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। और माइथोलॉजी जो बनाई गई नेशन स्टेट्स की या नेशन स्टेट्स के द्वारा किस तरह से आइडेंटिटी खत्म की गई या उनका वोट्स को कम किया गया। जैसे इंटरनेशनल बॉडीज में एक छोटा सा देश होगा मोनाको, जिसकी पॉपुलेशन 36,000 है सिर्फ, उसका वोट भी एक है। और भारत के 1 अरब 1.4 अरब पॉपुलेशन का वोट भी एक ही है इंटरनेशनल बॉडी में। इतनी असमानता है। तो इस विषय में आज हम लोग बात करेंगे कि नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट को किस तरह यूज किया गया और या फिर मिस यूज किया गया। और आजकल इसी को पढ़ाया भी जाता है। और कभी भी ये भी नहीं मैं देखता हूँ किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, जैसे भारत में हो, उससे इसको चैलेंज भी किया गया है नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को। बड़े बड़े राजनीतिक इसके ऊपर बात करते हैं। आज इस पे हमारे साथ बात करेंगे, आप सभी उनको जानते हैं अच्छी तरह, प्रोफेसर रामेश्वर मिश्रा। सो लेट्स वेलकम प्रोफेसर रामेश्वर मिश्रा। नमस्कार। एक्चुअली ये नेशन स्टेट का इतना खराब कॉन्सेप्ट है पूरा कि एक जी। छोटा सा देश मोनाको हम्म। की 36,000 लोग, उसका वोट भी एक यूएन में, और भारत का भी वोट एक। हम्म। ऐसे बहुत सारे देश हैं, यूरोप के तो बहुत बिल्कुल। सारे देश, फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, और हम्म। हम्म। नॉर्वे हो गया, फ्रांस हम्म। भी, अब मान ले उसको फ्रांस भी मान ले। जैसे उत्तर हम्म। यूके हो गया, यूके का पॉपुलेशन तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन का 1/3 है। हम्म। 36 मिलियन है, सिर्फ 3 करोड़ पॉपुलेशन है उसका। हम्म। और तो ये कॉन्सेप्ट से चलता रहता है, ये इतना चल रहा है, और इन सब का वोट भी एक है और भारत का भी वोट एक है। तो हम्म। ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर हम्म। इसके बाद डिस्कस करेंगे कि राष्ट्र इससे अलग कैसे है। जी। प्लीज पहले नेशन स्टेट के बारे में बताइए। जी। ये नेशन स्टेट केवल लगभग 150 से पौने 200 वर्ष पुराने हैं। इसके पहले तो कोई नेशन स्टेट था नहीं दुनिया में, है ना। यूरोप का शब्द है ये। यूरोप में पहला नेशन स्टेट फ्रांस बना है, वो 1848 में उसे कह सकते हैं। लेकिन इसके पहले जो 18th सेंचुरी जैसे हम लें, तो 18th सेंचुरी में यूरोप में क्या था, उस समय के जो अपने को एम्पायर कहते थे वो तो आज है ही नहीं। जैसे ऑस्ट्रियन एम्पायर था, हाब्सबर्ग एम्पायर था, और किंगडम ऑफ फ्रांस था, रशियन एम्पायर था, पोर्तुगीज स्पेनिश एम्पायर थे, और टर्किश एम्पायर था जिसे इन्होंने जानबूझकर नाम बिगाड़कर आटोमन कहा। वो उस्मान वंश था। उस्मान नाम का एक राजा था, उसके वंश का शासन था, तो इन्होंने उस्मान ना कह के उसे आटोमन कहा, जिससे एक कंफ्यूजन पैदा हो। और ब्रिटिश एम्पायर 18th सेंचुरी में अपने को कहते थे, लेकिन वास्तव में स्वयं ब्रिटेन नेशन स्टेट 18th सेंचुरी में नहीं बना। ब्रिटेन भी 19th सेंचुरी में पहली बार नेशन स्टेट बना। फ्रांस 1848 में नेशन स्टेट बना। और इसके पहले वस्तुतः जिस काम में अधिक शोध होना चाहिए और अभी तक नहीं हुआ, कि यूरोप के ये जो अभी के नेशन स्टेट हैं,
ये वस्तुतः पहले बहुत छोटे छोटे सिटी स्टेट टाइप, बहुत छोटे, कुछ हजारों वाले थे। जैसे स्वयं ब्रिटेन में 20 स्टेट थे 18th सेंचुरी में, और फ्रांस में भी 30 से अधिक स्टेट थे, अलग अलग राज्य थे। जर्मनी में लगभग 300 स्टेट्स को मिलाकर उन्होंने उसको एक बनाया। तो ये छोटे छोटे राज्य थे। ऐसा लगता है कि जब यूरोप के लोग भारत के परिचय में आए और दुनिया में और जगह भी घूमे, लेकिन भारत मुख्य है और अफ्रीका, तो इसमें इन्होंने बड़े बड़े स्टेट देखे, तो इन्होंने सोचा कि हम स्टेट को बनाएं। अन्यथा उसके पहले तो छोटे छोटे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख इतनी की पॉपुलेशन वाले ही स्टेट यूरोप में होते थे। तो अब इन्होंने जो नेशन स्टेट बनाया, देखिए इसमें जो शब्द है और जो उसका व्यवहार है, दोनों में बहुत अंतर है, ये जानना चाहिए। क्योंकि ये जो इंग्लैंड की विशेष आदत है, लेकिन इंग्लैंड, फ्रांस और यूएसए के भी पॉलिटी के जो कंट्रोलर हैं या जो राजन्य वर्ग है, जो उसके टॉप मोस्ट स्टेट्समैन और पॉलिटिशियंस हैं, वो शब्दों का सबसे ज्यादा जाल जंजाल खड़ा करते हैं लोगों को धोखा देने के लिए, वंचना के लिए, डिसीव। तो नेशन स्टेट शुरू में तो उन्होंने बनाया क्योंकि किंग और नोबिलिटी की टकराहट होती थी। तो धीरे धीरे जब एशिया और अफ्रीका के संपर्क में ये लोग आने लगे, 18th सेंचुरी तक काफी आ गए, तो जो वहाँ के किंग्स हैं छोटे छोटे, उनको ये इंस्पिरेशन मिला, प्रेरणा मिली कि हम भी बड़ा स्टेट बनाए। तो नोबिलिटी जो कहते थे, वो थोड़े से लोग थे, कोई वोटिंग राइट तो सबको था नहीं 18th सेंचुरी में। नोबिलिटी थी और किंग्स थे। किंग लोगों को ये लगा कि हम नोबिलिटी के अधिकार कम करें और अपना ज्यादा करें। तो पहले क्या था कि वो कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, ना इंग्लैंड के पास स्टैंडिंग आर्मी थी, ना फ्रांस के नोबल, जो नोबल्स होते थे वो अपने अपने थोड़े थोड़े सैनिक रखते थे, वो भी एन मौके पे युद्ध के समय इकट्ठा हो जाते थे, राजा बुलाता था तब आना पड़ता था, ऐसा आवश्यक था। लेकिन राजा को लगा, किंग्स को लगा कि हम अकेले अपनी कोई फोर्स बढ़ाएं, इनको नोबल्स जो है उनको कंट्रोल करें। तो ये किंग और नोबिलिटी में झगड़ा होकर धीरे धीरे उन्होंने भारत और एशिया अफ्रीका के अन्य बड़े बड़े राज्यों की नकल करके शुरू किया। ये सब एक तरह से नेशन इन मेकिंग कह सकते हैं हम, क्योंकि 18th सेंचुरी में इंग्लैंड कोई नेशन स्टेट नहीं है, फ्रांस कोई नेशन स्टेट नहीं है, और आपस में तो वो जो जिसे वो कहते हैं कि ये फ्रेंच क्रांति हुई, तब भी वो कोई नेशन स्टेट नहीं था। एक 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 दो मोहल्लों में झगड़ा हुआ, फिर आपस में थोड़ा पेरिस से लेके कहीं और फैल गया, और उसके बाद भी वहां क्या हुआ, ये तो अपने स्लोगन्स को इतना महत्व देते हैं, है ना, फ्रेंडशिप या फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, ये सब जो कहते हैं, फ्रीडम, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लेकिन वो तो कोई मूल्य नहीं है वस्तुतः है। आज भी फ्रीडम का एक पर्सनल कोई अर्थ निकालते हैं, माने संपूर्ण विश्व के सभी मनुष्यों को फ्रीडम मिले, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ क्रिएटिंग देयर ओन स्टेट और रनिंग देयर ओन स्टेट, फ्रीडम ऑफ फ्री ट्रेड, वो कहीं नहीं है। ये सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं धोखा देने के लिए। वस्तुतः ना तो कोई फ्री ट्रेड है, इनकी अपनी कंडीशंस होती हैं, ना कोई फ्रीडम है कि आप अपनी उपासना करो, अपना फॉर्म ऑफ वर्शिप अपनाओ, बल्कि ये तो एक तरह से मिशनरी डील है। कोई कहता है कि हम सबको क्रिश्चियन बनाएंगे, उधर जो मुस्लिम्स हैं वो कहते हैं सबको मुस्लिम बनाएंगे, कम्युनिस्टों ने कहा था सारी दुनिया को कम्युनिस्ट बनाएंगे। तो अपनी अपनी थियोलॉजी या आइडियोलॉजी को सारी दुनिया में फैलाने का मिशनरी डील, जिसे हमारे भारत की भाषा में कहेंगे पाप में आवे, पाप में उन्माद। तो उसमें इन्होंने जो नेशन स्टेट बनाया बाद में, तो इन्होंने कहा ये कि भाई स्टेट तो पहले से था, हालांकि स्टेट अलग है और राज्य अलग है, इस पर हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन स्टेट का उद्देश्य था वायलेंस से अपनी जो भी प्रजा है, सब्जेक्ट है, उसको कंट्रोल करना। देखिए मैक्स वेबर वगैरह ने भी जो परिभाषा दी है उसमें यही कहा है कि हिंसा का वैध प्रयोग है, वायलेंस, यूजिंग वायलेंस, उसको लेजिटिमेसी देने के लिए, हिंसा के वैध प्रयोग के लिए स्टेट को अधिकार दिया गया है। यानी स्टेट का कुल काम है जो उसकी प्रजा है उनके सारे नेचुरल रिसोर्सेज पर और सब प्रकार के रिसोर्सेज पर टोटल कंट्रोल रखना, पूर्ण नियंत्रण रखना, और जो उसके विरोध में उठे खड़े उसको दबा देना। तो हिंसा के वैध प्रयोग के लिए इन्होंने स्टेट बनाया। और नेशन का अर्थ जो भी, चाहे ग्रीस पीरियड से लेके और
19वीं सेंचुरी तक नेशन का अर्थ होता था एक तरह जिसे हम जाति कहते हैं भारत में, उसको वो नेशन कहते थे, क्योंकि छोटे छोटे नेशन है, छोटे छोटे, कुछ हजार के, कुछ 10,000 के, कुछ 5,000 के, छोटे छोटे नेशन। तो अपनी एक इथनिक ग्रुप, एक कॉमन इथनिक ग्रुप, जैसे हमारे यहाँ जाति होती है, जिसे भारत में जाति कहते हैं, उसे ही यूरोप में नेशन कहते हैं। अब वो जाति का उन्होंने कास्ट अर्थ कर दिया है, जो बिल्कुल गलत है। जाति का अर्थ होता है नेशन। तो एक नेशन, एक जाति का एक नेशन हुआ, और उस नेशन का एक स्टेट। इसीलिए देखिए, एंगल्स और सेक्शंस तो आपस में मिल गए, और इन्होंने वहां पे इंग्लैंड में जब नेशन स्टेट बनाया तो उद्देश्य यही था कि एंग्लो सेक्शन जो है, जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद जो भी वहां अपने को इंग्लिश लोग कहते थे, उनका स्टेट। तो नेशन स्टेट यानी एक नेशन का एक स्टेट। फ्रांस भी नेशन स्टेट बना, तो फ्रेंक लोग जो थे, गॉल, जो जाति से गाल हैं, गॉल, तो उन गॉल का, फ्रेंक लोगों का एक स्टेट। इसी तरह जर्मेन्स लोग, जो वस्तुतः भारतवंशी हूण हैं और अपने को जर्मेन कहने लगे, उन जर्मेनों का यानी एक स्टेट, तो वो जर्मनी हो गया। तो छोटे छोटे, इसीलिए जहां इनका एथनिक ग्रुप छोटा है या इथनिसिटी के बारे में और ज्यादा डिवीजन हो गए हैं, तो जो बड़ा एथनिक ग्रुप है उसके और सब डिवीजन हो गए हैं, तो एक छोटा ग्रुप जो है वो अपने आप को अलग इथनिसिटी, अलग कौम, अलग नेशन मान रहा है, तो उसका एक अलग स्टेट हो गया। अब ये जो नेशन स्टेट है, ये एक तरह से मिसनॉमर है या फॉल्स आइडेंटिटी है, ये मिथ है। नेशन स्टेट की एक माइथोलॉजी रची गई कि सारी दुनिया में बहुत सारे नेशंस हैं, उनके अपने अपने स्टेट होंगे। लेकिन ये तो कहीं लागू नहीं हुआ। इंग्लैंड में हुआ, फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ, और यूरोप में हुआ कई देशों में, चाहे वो पोल्स हों, चाहे वो गॉल हों, चाहे वो स्विस हों, चाहे वो एंगल्स हों, जर्मेन्स हों। इन लोगों ने अपने अपने नेशन स्टेट बनाए, यानी एक एक जाति। जैसे हमारे यहाँ कोई यादव है, कोई से काछी है, कोई कुर्मी है, पटेल है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, उस तरह से इन्होंने एक एक नेशन, और इन्होंने एक रेशल थ्योरी भी जब थोड़ा ताकतवर हो गए तो बनाए। हालांकि रेशल थ्योरी झूठ है, संसार में कोई रेसेस नहीं है। भारत के शास्त्र क्या कहते हैं? सभी मनुष्यों की एक ही रेस है, एक ही जाति है, क्योंकि सब ब्रह्मा की संतान है और सब मन की संतान है। लेकिन ये लोग वहां जाके जब बसे यूरोप में, तो दलदल और जंगली इलाके में अलग अलग टुकड़े टुकड़े में बसे, तो ये भूल गए। खैर, तो मुख्य बात यह है कि 18वीं सेंचुरी तक तो ये छोटे छोटी किंगडम्स थी। फिर इन्होंने नेशन स्टेट बनाया, एक एक कौम यानी एक एक जाति, एक एक एथनिक ग्रुप के लिए स्टेट बनाने का। अच्छा, अगर ये सही था तो फिर उसके टुकड़े नहीं करने चाहिए। तो अपने यहाँ तो इन्होंने कंसोलिडेट किया। जैसे कि अगर आप वैसे देखें तो इंग्लैंड में तो बहुत सारे नेशन कहलाए जाएंगे भाई। जूट अलग हैं, मगयार अलग हैं, बहुत सारे लोग हैं ना। तो उनको तो आपने एक पहचान दे दी, ब्रिटेन या इंग्लिश। इसी तरह जर्मन में भी अगर आप सब ग्रुप्स करें तो बहुत सारी जातियां निकल आएंगी, उनको आपने जर्मनी कह दिया। गालों में भी बहुत सारे ग्रुप्स थे, उनको आपने सबको गॉल या फ्रैंक कह दिया। वहां तो एक नेशन स्टेट बना दिया। और मुसलमानों में क्या किया? जो अरब, एक ही नेशन था अरब नेशन, उसके कितने सारे नेशन स्टेट बना दिए। सऊदी अरब अलग है, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात अलग है, कुवैत अलग है, जॉर्डन अलग है, सीरिया अलग है। यानी आपने अपने लिए नेशन का अर्थ रखा एक इथनिक ग्रुप, लेकिन दूसरों के लिए कोशिश की कि इनका एक इथनिक ग्रुप नहीं, बल्कि ये यूं ही नेशन। मतलब सऊद एक छोटा सा परिवार था, बहुत छोटा, उसको आपने पूरे अरब का जो हिस्सा आपके कब्जे में था उसका शासक बना दिया, मोनार्क बना दिया, और कह दिया ये सऊदी अरब है। वो मोहम्मद साहब के भी वंश का नहीं था, वो किसी भी जो मूल अरब जातियां थी उसके वंश का नहीं था, आपने उसको कर दिया। तुर्की में उस्मान वंश का शासन था, तो आपने तुर्की को भी कोशिश की कि इसके बहुत सारे टुकड़े हो जाएं। पहले टर्किश अंपायर काफी बड़ा था, क्योंकि वो जर्मनी और टर्की आपस में मिलते दिखे जापान के साथ, तो आपने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और वहां नेशनलिज्म का उभार। तो ये नेशनलिज्म का उभार इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा अन्य बड़े बड़े राष्ट्रों को या समाजों को या विशाल राज्यों को, जिनकी बहुत प्राचीन परंपरा रही, उन सबको तोड़ने के लिए किया गया।
तो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो दिया वो अपने लिए अलग है। हमारा तो एक बड़ा स्टेट होगा और उसमें जो लोग रह रहे हैं सबको एक नेशनलिटी बताएंगे, क्योंकि सब हैं तो खैर यूरोपियन। लेकिन फिर ऐसे तो संपूर्ण यूरोप का एक नेशन होना चाहिए, तो आपस में मिल पट के नहीं रह सकते छोटे छोटे नेशन। और शुरू में 19th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी में तो ये सब कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को एक्सटर्मिनेट कर देते थे, बस्तियां जला देते थे, उजाड़ देते थे, यानी भयंकर आपस में मारकाट हुई है। कैथोलिक चर्च के अलग अलग शाखाओं में भी आपस में मारकाट हुई है, और कैथोलिक क्रिश्चियन और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस में भयंकर खून खराबा हुआ, आपस में लड़े हैं। फिर उसके बाद क्रिश्चियनडम जिसे कहते थे, तो क्रिश्चियनडम बदनाम हो गया। क्यों बदनाम हो गया? क्योंकि मिडिवल क्रिश्चियनिटी में इन्होंने स्त्रियों में आत्मा नहीं होती ये कह के स्त्रियों पर अत्याचार किया, और जो भी इनके ऐसे ग्रुप्स हों जो मार्जिनल ग्रुप्स हों उनमें कह दिया कि ये मनुष्य ही नहीं है, ये सब ह्यूमन है, दे आर नॉट फुल ह्यूमन, ऐसे कह के। तो इसके लिए आपने उस समय तो क्रिश्चियनडम फैलाने की कोशिश की, लेकिन इतना मनुष्यों के साथ अन्याय किया कि क्रिश्चियनिटी से ही लोगों को चर्च का साम्राज्य, चर्चियनिटी लगने लगी। जो बेसिक जो क्राइस्ट का कॉन्सेप्ट है या जो उनके रिलीजियस फंडामेंटल्स हैं वो तो भूल गया, और चर्च का कंट्रोल मुख्य हो गया, तो उससे लोगों को घृणा होने लगी। तब इन्होंने नेशन स्टेट किया, और नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट के साथ यूरोप को जोड़ने की कोशिश की, यानी क्रिश्चियनडम को ही वापस लाने का एक तरीका है। लेकिन सवाल ये है कि हाब्सबर्ग एम्पायर अब कहाँ है, ऑस्ट्रिया कहाँ है, हंगरी कहाँ है, ऑस्ट्रो हंगरी कहाँ है? इतने बड़े बड़े साम्राज्य थे, वो तो अब नहीं है। रशियन एम्पायर भी नहीं है, और बाद में पुर्तगीज और स्पेनिश जो एम्पायर बने वो भी कहीं नहीं है। तो इसके बाद इन्होंने नेशन स्टेट बनाया अपनी सुविधा से। उसमें इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के बाकी नेशन स्टेट तो चलिए एक नेशनलिटी अर्थात एक कौम, एक जाति का राज्य, स्टेट ऑफ ए नेशन। नेशन यानी कौम या जाति, स्टेट यानी राज्य, स्टेट यानी पावरफुल लोगों का ऐसा समूह जो बाकी सबको दबा सके, डोमिनेट कर सके, कंट्रोल कर सके। कंट्रोल और डोमिनेशन यही स्टेट का लक्षण है। तो ये इन्होंने स्टेट बनाया। लेकिन दुनिया में क्या किया? दुनिया के साथ ये नहीं किया। संसार में जब अरब में तेल मिला तो इन्होंने वहां छोटे 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 छोटे, कहीं 50 कुएं हैं, कहीं 100 कुएं हैं, कहीं 200 कुएं हैं, उन कुओं के एरिया को घेर कर उनको एक कह दिया ये अलग नेशन स्टेट है। ये कैसे नेशन स्टेट हो गए? सारा अरब एक नेशन है, सारा अरब एक कौम है। तो आपको जैसे इंग्लैंड अपने को एक नेशन कहता है, जैसे फ्रांस अपने को एक नेशन कहता है, जैसे जर्मनी अपने को एक नेशन कहता है, तो आपको सारे अरब को एक नेशन कहना चाहिए। लेकिन आपने क्या आग लगाई? एक तो उनको मुस्लिम जो हैं, तो मुस्लिम की केवल एक सिंगल किताब है कुरान, उसकी बजाय दुनिया भर का। मेरा कहना है कि जो मुसलमानों में भी इतने सारे सेक्ट आए हैं और आपस में इनफाइटिंग है, उसमें कुरान से ज्यादा इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका के द्वारा फैलाई गई तरह तरह की ट्रेडिशन हदीस की, और उसमें आपस में इनफाइटिंग को प्रोत्साहन देना इसलिए है। नहीं तो सारे मुसलमान एक होते तो एक मुस्लिम नेशन होता, तो एक मुस्लिम नेशन स्टेट होता, तो ये घबराते। तो इन्होंने बहुत सारे नेशन स्टेट बना दिए, जॉर्डन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, 56 देश, 56 मुस्लिम देश बना दिए। तो ये कौन सा नेशन स्टेट है? और फिर भारत जैसे देश में जहां एक नेशन इनकी परिभाषा के अनुसार था, सदा से था, आपने स्वयं एक नेशन कह के शासन किया भारत में, जाते जाते आपने मुसलमानों को कह दिया कि तुम एक अलग कौम हो, तो उनको एक अलग नेशनहुड का ख्वाब दिखा दिया, और फिर उनका एक अलग नेशन स्टेट बना दिया, और रिलीजन के आधार पर बना दिया। इसका अर्थ है कि नेशन स्टेट एक खिलौना है, एक टूल है, जिसके द्वारा ये इंग्लैंड, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो पॉलिटी होल्डर्स हैं, जो इस तरह के स्टेट्समैन हैं जो दुनिया को बांट के रखना चाहते हैं ताकि हमारा कंट्रोल और डोमिनेशन रहे। ये मैं स्पेसिफिकेशन इसलिए कर रहा हूं कि मेरा मानना है कि मनुष्य सब जगह हैं, तो इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी भले लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे जो मनुष्य मात्र से प्रेम करते होंगे, ऐसे लोग होंगे जो न्याय चाहते होंगे, ऐसे लोग होंगे कि हमने जिस प्रकार नेशन बनाया है ऐसे ही दूसरे भी बना सकें, और उनको टुकड़े टुकड़े में तोड़ने के विरुद्ध होंगे।
जैसे कि ह्यूमनिस्ट हो गए हैं बहुत से, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो अपने को ह्यूमनिस्ट कहने वाले लोग हैं, उनमें कई लोग ऐसे हैं जो उदारता, न्याय और बराबरी की बात करते हैं। लेकिन जो अभी तक जो पॉलिटी है, स्टेट को जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, वो तो दुनिया को खिलौना बनाना चाहते हैं। तो नेशन स्टेट क्या है? नेशन स्टेट इंग्लैंड, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पॉलिटिकल बॉसेस का एक टूल है, खेल का, है ना। राजनीति को चला रहे लोगों का एक खिलौना है। उसको उन्होंने इतना झूठ उसमें बोला कि हमारे लिए नेशन अलग है, हमारा नेशन तो बड़ा होगा। इंग्लैंड स्वयं 20 राज्यों में विभक्त है, उसका आपने एक स्टेट बना दिया और कह दिया ये एक नेशन है। अगर पुरानी परिभाषा लें तो इंग्लैंड में 20 नेशन थे, 20 नेशन। मगयार अलग हैं, और एंगल्स अलग हैं, जूट अलग हैं, सेक्शंस अलग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो उनके तो बहुत सारे नेशन बन जाते। तो आपने इंग्लैंड को तो एक नेशन बना दिया। फ्रांस के भी 50 टुकड़े थे, उन्होंने अपने को फ्रैंक कह के, गॉल कह के एक नेशन बना दिया। जर्मनी तो 300 टुकड़ों में बटा था, लेकिन जर्मन के जो नए बिस्मार्क आए और फिर हिटलर आए, तो इन्होंने उसको एक नेशन स्टेट बना दिया। ये बात अलग है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने जर्मनी को 2 टुकड़े में इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका ने कर दिया। फिर वो बाद में फिर एक हो गए, लेकिन उनको भी 2 नेशन स्टेट बना दिया। अब जर्मन लोग तो साफ साफ एक नेशन थे, आपने उनको भी 2 नेशन स्टेट बना दिया। भारत के भीतर आपने एक फॉल्स नेशनलिटी को बढ़ावा दिया और पाकिस्तान बना दिया। तो नेशनलिटी नहीं है, वो तो रिलीजन हो गया। तो आपने यहाँ मिक्स कर दिया, रिलीजन अलग है, नेशनलिटी अलग है, दोनों को यहाँ घालमेल कर दिया, आपने यहाँ व्यवस्थित रखा। तो ये नेशन स्टेट एक ऐसा टूल है जो इंग्लैंड, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टॉप के लोग एक्चुअली जो आप बता रहे हैं नेशन स्टेट के बारे में, लाइक लोगों को जी, बहुत ही कम इसके बारे में ज्ञान है। लोग सोचते हाँ हैं यही जैसे तो कि समझता है। आर्टिफिशियली जो मैप्स बनाए गए हैं, जैसे कि आपने बिल्कुल सही बताया कि अंग्रेजों ने भारत पे एक छत्र राज किया और फिर भारत को 661 हाँ, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स में डिवाइड करके गए। और उसके हाँ, बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो मेहनत की है उसके अनुसार भी भारत जो आज दिखता है वो उस हिसाब से दिखता है। जी, लेकिन फिर भी श्रीलंका, बर्मा, हाँ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी भारत ही माने जाते थे, इंक्लूडिंग अभी ईरान। बात हो सकती जी। इंक्लूडिंग हम्म, ईरान इंक्लूडिंग ईरान जो है आज दिखता है, उसको हाँ, भी ये भारत का पहले पार्ट भारत माना था। जाता था। हाँ, हाँ, भारत माना। तो नेपाल को भी, अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, लंका, भूटान, नेपाल, नेपाल, हाँ, भूटान, सब नेपाल, सिक्किम, इंडिपेंडेंट। और वहाँ तिब्बत, और अब तिब्बत भी तिब्बत 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 भी भारत, और भारत ही माना जाता था उस समय। रुपेश की बात नहीं हो सकती अभी। तो इतना नेपाल की जो वार्ता में हूँ। हम्म, तो जी, इतना जो गड़बड़ इन्होंने किया। और हाँ, नेशन स्टेट का लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि नेशन स्टेट, इन लोगों को मालूम था कि फ्यूचर में जो इंटरनेशनल बॉडीज बनेंगी, हर हाँ, देश को एक वोट मिलेगा, ये इनका प्लान था हाँ, शुरू से। इनका और प्लान था। हाँ, इनका प्लान मालूम क्या था, था? इनका प्लान था, मालूम होने की मतलब, बात ही नहीं, इनका प्लान ही हाँ, था वो। मतलब हम्म, आज ये दिखाएंगे पेपर पे कि हमने सबको हाँ, आजादी दे दिया, हम लोग कॉलोनाइजेशन नहीं करते हैं अभी। हाँ, लेकिन इन्होंने कॉलोनाइजेशन कंटिन्यू रखा यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और फिर हाँ, जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका पावरफुल हो गया था, तो इन्होंने कंटिन्यू रखा उसको आईएमएफ के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और हम्म, 1970 के दशक में हम्म, ग्लोबल करेंसी, रिजर्व करेंसी डॉलर को बनाया गया। तो डॉलर के हाँ, माध्यम से और लोगों को गरीब किया गया। मतलब हाँ, मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है कि अगर भारत को अगर ट्रेड करना हो किसी दूसरे देश के साथ, अभी तो चेंज हो रहा है, लोग हम्म। यूपीआई के द्वारा चेंज हो रहा है, रुपए का ट्रांजैक्शन बढ़ वो रहा तो अब हम लोग कर रहे हैं अपने बल पर इन्होंने तो कोशिश की थी कि अपना डोमिनेंस है। चलाएं। मतलब भारत और वियतनाम ट्रेड करेगा तो पहले उसको यूएस के डॉलर खरीदने पड़ेंगे, हाँ, कि आपका करेंसी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये करेंसी इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल, इसीलिए पूरे दुनिया में डी डॉलराइजेशन चल रहा है। लोगों को मालूम पड़ रहा है कि अगर भारत और वियतनाम भी ट्रेड करता है तो प्रॉफिट अमेरिका को पहुंच रहा है। हाँ। कि भारत और अमेरिका को जो, वियतनाम को जो भी मिल रहा है वो एक्सचेंज रेट के बेसिस पर है। और और तो अफ्रीका में तो इन्होंने कमाल कर दिया। अफ्रीका में जो आप कह रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन अफ्रीका में इतने सारे नेशंस थे, जैसे अकन है, अगन है, अगिन है,
अशांति है, लुंडा है, ये तो बहुत ही डेवलप्ड नेशन थे ना। लुंडा, अकन, अगिन, अशांति, इन सब की बजाय इन्होंने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक कागज में कागज जैसे बिछाया अफ्रीका के नक्शे को, और उसको बीच से यूं ही मोड़ दिया, जैसे कोई कागज इस तरह से मोड़े, ऐसे करके मोड़ दिया। आप देखिए अफ्रीका में सीधे सीधे ऐसे कोई नेशन होते हैं, कोई नदी पहाड़ उस तरह से नहीं, ऐसा डिवीजन कर दिया चार खंड। यानी आप उसको केक समझते हैं, अफ्रीका को आपने क्या समझा, केक है क्या है, आपने ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, और उसको कह दिया ये नेशन स्टेट है। तो जबरदस्त अन्याय है। अफ्रीका जैसा शक्तिशाली द्वीप, पहले तो आपने उनका कन्वर्जन किया, उनको क्रिश्चियन बनाया, जबकि वो बहुत ही रिच सिविलाइजेशन थी, बहुत ही समृद्ध सभ्यताएं थी। उनके पास आपसे ज्यादा ज्ञान, आपसे ज्यादा सभ्यता, आपसे ज्यादा शक्ति, आपसे ज्यादा फल फूल औषधि अन्न सब कुछ होता था, क्योंकि भूमध्य रेखा से मैंने जो गर्म देश हैं वहां ये तो सब कुछ होता है। क्या वहां के फल हैं, जैसा केला, कैसे यहाँ वहाँ के अफ्रीका के फल, अफ्रीका का अन्न, अफ्रीका के लोग, अफ्रीका की संस्कृति, सबको नष्ट करके आपने कागज केक की तरह काट दिया। यानी नेशन स्टेट के नाम पर खिलवाड़ किया है। वहां तो इतने बड़े बड़े ऐसे ऐसे काट दिया, और यहाँ क्या किया, ये दोहा है तो ये कतर है तो ये अमन है तो ये यमन है। ये कोई एक बेस होना चाहिए नेशन स्टेट का। अगर आप सच में, तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य वही है कि जो हम, अच्छा आपने वेटिकन का एक अलग नेशन बना दिया, अरे भाई आप तो सब क्रिश्चियन है ना, तो क्रिश्चियंस का, या कम से कम सारे कैथोलिक क्रिश्चियंस का हेड है ना पोप, तो सारे कैथोलिक क्रिश्चियंस का एक नेशन क्यों नहीं बनाया। तो अपने को पावरफुल बनाने के लिए अपने इस तरह के नेशन बना लिए, और वहां वो 800 या 1000 लोग वेटिकन सिटी में रहते हैं, उसके भी जो पोप महाशय हैं वो भी एक नेशन स्टेट के हेड हैं। अरे वाह भाई वाह। और जो 1400 मिलियन वाला देश है भारतवर्ष, 1400 मिलियन, उसका भी एक वोट है। और जिसके 5,000, 10,000, 15,000, 25,000, 50,000 पॉपुलेशन है, ये तो मनुष्यों का अपमान है। आप जैसे अरब के मनुष्य से, और मतलब इंग्लैंड के मनुष्य से भारत के मनुष्य की कोई बराबरी नहीं मानते। भारत के 1400 मिलियन बराबर हैं आपके 500 मिलियन के, या 50 मिलियन जो भी हो, 50 मिलियन है, इंग्लैंड का तो 50 मिलियन है। यानी 50 मिलियन इंग्लिश पीपुल आर इक्वल टू 1400 मिलियन इंडियन पीपुल। तो क्या है भाई, आप कोई ऐसे आप बराबरी कर लेंगे क्या, आ जाइए 28 भारतीयों से एक अंग्रेज लड़ लेगा क्या, वो तो उसकी चटनी बना देंगे। तो आपने किस आधार पर ये कर दिया कि 28 भारतीयों के बराबर एक अंग्रेज है, इंग्लैंड से हम 28 गुना बड़े हैं, और आपने जो है वो बना दिया, आप 5 करोड़ हैं और हम 140 करोड़ हैं, तो हम तो आपसे 28 गुना बड़े हुए ना। तो हम तो 28 इंग्लैंड के बराबर हैं आज भी। जब पहले था तो हम लगभग 70 इंग्लैंड के बराबर थे। तो आपने 70 इंग्लैंड के बराबर जो एक नेशन था उसके 5 नेशन बनाए, 7 नेशन बनाए, 11 नेशन बनाए। और इसके बाद भाई, या तो अगर नेशन आपका इरादा ये हो कि छोटे छोटे टुकड़े ही होंगे तो सारी दुनिया में वही नियम बनाइए, तो फिर हम लोग अपना एक राष्ट्र में 150 नेशन ऐसे कुछ कर देंगे। मतलब एक कोई एक तर्कपूर्ण, विवेकपूर्ण, सुसंगत, न्यायपूर्ण कोई कसौटी नहीं। तो इंडियन स्टेट जो है उसकी 1400 मिलियन पॉपुलेशन है, उसका भी यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड नेशंस में एक वोट है। और जिसका 50 मिलियन पॉपुलेशन है उसका भी एक वोट है, और जिसका 60 मिलियन है उसका भी एक वोट है, और जिसका 1 मिलियन है उसका भी एक वोट है, और जिसका हाफ मिलियन है अथवा 1/10 मिलियन है उसका भी एक वोट है। आपने तो मजाक बना दिया, किसी भी चीज का कोई नियम नहीं, इसका मतलब ये शक्ति का खेल है। अब दिक्कत ये है कि इंग्लैंड, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स के जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं उनको ये समझना चाहिए कि दुनिया में पहले भी आप काफी मार खा चुके हैं। जहां जहां अपने को फैलाया, कितनी जगह से यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कम से कम 20 बार हारना पड़ा। वियतनाम में हारे, अफगानिस्तान में हारे, कहाँ नहीं हारे। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि अमेरिकन वीर कम है, अमेरिकन सोल्जर्स की वीरता में कोई कमी नहीं है। आपकी गलत नीति, जो स्टेट के ऑफिस बियरर्स हैं, उनकी रॉन्ग पॉलिसीज से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैनिक मारे गए वियतनाम में, और दुनिया भर में उनको बार बार हारना पड़ा। तो आप अपने सैनिकों के साथ भी अत्याचार करते हैं और दुनिया के लोगों के साथ भी अत्याचार करते हैं। तो ये जो फॉल्स चिप है, नेशन स्टेट जो है वो एक खिलौना है, या एक मिथ है, या एक फॉल्स नोशन है, एक झूठा, एक कंस्ट्रक्ट है, एक फॉल्स कंस्ट्रक्ट अपने मन से रच लिया। आखिर कोई भी, अगर आप पॉलिटिकल यूनिट आपकी वैलिड है, उचित है, तो उसका एक नॉर्म होना चाहिए कि ये रहेगा, ये फिर यूनिवर्सल होना चाहिए। एक नेशन स्टेट के ये यूनिट्स होंगे, या तो आप रिलीजन मानिए, या पॉपुलेशन मानिए, या रेस मानिए, क्या आप मानते हैं। और फिर अगर मान लीजिए कि आप रेसेस, एक तो रेस नाम की कोई चीज नहीं होती, भारत के शास्त्र बताते हैं कि सभी मनुष्यों की एक ही जाति है, कोई अलग रेस नहीं है। आप वहां आपने शास्त्रों का संग छोड़ दिया, सुसंस्कृत शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए आप असभ्य हो सकते हैं, बर्बर हो सकते हैं। मूल में आप में सबको संभावना है, आप सनातन धर्म की साधना कर लीजिए, आप फिर से सभ्य हो जाएंगे। तो आपने कोई एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया भी नहीं बनाया, ये तो मनुष्यता के साथ खिलवाड़ है। लेकिन ये जो बाकी दुनिया के देश हैं, भारत जैसे, उनके भीतर ऐसे रूलर्स, ऐसे शासक, ऐसे राजनेता, ऐसे सोचने समझने वाले लोग, ऐसे प्रशासक आने चाहिए जो इस अन्याय को सामने लाए। यूनाइटेड नेशंस का क्या आधार है? आपने नेशन स्टेट नाम की एक फॉल्स यूनिट क्रिएट करके यूनाइटेड नेशंस में पावर के अपने इक्वेशन बना दिए। क्यों? जो युद्ध से प्राप्त होने वाले लक्ष्य हैं, उनको आप इस तरह से कूटनीति के द्वारा शांतिपूर्वक पाना चाहते हैं। यानी जो आप वार के द्वारा, युद्ध के द्वारा पाना चाहते थे, आपने देख लिया कि दुनिया में एक से एक वीर लोग हैं, वार में हम भी नष्ट हो जाएंगे। यूरोप तो नष्ट हो ही गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में यूरोप को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो आप यूरोप में वार से घबराकर आपने ये, यानी कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही रहेगी। अरे, आपको उससे ये सबक सीखना था कि सबके साथ न्याय करो, कोई यूनिवर्सल क्राइटेरिया बनाओ, ऐसी कसौटियां बनाओ जिसमें हम मनुष्य दिखें और न्यायपूर्ण मनुष्य दिखें। अभी तो आप, जो आपके चक्कर में आ गया उसको आप कुछ भी दिखते होंगे, डेवलप दिखेंगे, लेकिन जो आपके चक्कर में नहीं आया उसे तो आप बर्बर, पिशाच, अन्यायी दिखेंगे, छली दिखेंगे, झूठ का काम करने वाला दिखेंगे। ये नहीं करना चाहिए। नेशन स्टेट की एक कोई यूनिवर्सल कोई क्राइटेरिया ही नहीं। पता नहीं क्यों आपने, छोटा सा भी नेशन स्टेट है, 500,000 का भी, 50 मिलियन का भी, 1,400 मिलियन का भी, भाई आप ये क्या कर रहे हैं? तो ये एक फॉल्स कॉन्स्ट्रक्ट है, एक झूठी रचना है, जिसका उद्देश्य युद्ध के लक्ष्यों को कूटनीति और शांतिपूर्ण छल फरेब से प्राप्त करना है। नहीं, तो पूरा का पूरा जो पाश्चात्य देश है, ये लोग क्रिश्चियनिज्म को बढ़ाने का ही के लिए ही ये सब करते हैं। कि जितने छोटे देशों, एक षड्यंत्र भी है कि अगर हाँ, छोटे छोटे देश को उन्होंने बड़े देश के बराबर कर दिया, तो अभी फिनलैंड जैसा छोटा सा, अभी उसको देश बोलेंगे, वो हाँ, भारत के ऊपर कमेंट करता है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। हाँ, स्वीडन हाँ, जैसा देश करता है, बताइए। आइसलैंड जैसा देश करता है, नॉर्वे जैसा देश करता है भारत के ऊपर इक्वालिटी में। और हाँ, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है एक नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि हाँ, नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट पे है। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट इसी और छल के लिए। और अमेरिका का इतिहास है कि जब हाँ, अमेरिका के 5 नेशंस थे, 5 ओरिजिनल नेशंस नॉर्थ ईस्ट स्टेट हाँ, के, जिनको उन्होंने 13 स्टेट्स में डिवाइड किया, 5 हाँ, को 13 बनाया। हाँ, उस पे वो पहले अमेरिका था, वहां से आजादी अमेरिका को मिली, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया गया। हाँ, उसके बाद हाँ, तो युद्ध चलते रहे, ये तो 1776 की बात है। और उसके हाँ, बाद युद्ध चलते रहे 1924 तक। 19 हाँ, 1924 से युद्ध चला, तब अमेरिका जो आज दिखता है वो अमेरिका है। तो नेशन, बिल्कुल। तो इन्होंने उस नेशंस को खराब किया। तो मतलब इसीलिए बोलते हैं अमेरिका में नेशनलिज्म खराब है, पेट्रियटिज्म अच्छा है। मतलब हाँ, कि पुराने जो नेटिव लोग हैं उठ ना पाए, ये वो उनकी नेशनल स्पिरिट नहीं जगे, जगह नहीं। उनकी राष्ट्र भावना नहीं जगे। हाँ, है लेकिन ना? अभी भारत में भी हम देखते हैं कि लोग हाँ, राष्ट्र को नेशन स्टेट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। वो कितना तो अज्ञान है, वो तो मूर्खता और अज्ञान की पराकाष्ठा है। राष्ट्र बिल्कुल अलग है। राष्ट्र एक वैदिक शब्द है। और एक तो क्या हुआ कि वो 19th सेंचुरी में
उन्होंने सोचा कि नेशन इंग्लैंड, ये सब इंग्लैंड एक नेशन है, जर्मनी एक नेशन है, तो हम भी अपने आप को एक राष्ट्र कह दें। और उसमें से चला, उसी में से भारत माता की कल्पना भी चली, जबकि हमारे यहाँ तो पृथ्वी माता ही थी। लेकिन चलिए, आपने भारत माता कह दिया, जगदम्बा का एक नया रूप रच लिया, आदि शक्ति का, परम शक्ति का। लेकिन राष्ट्र राष्ट्र कहते हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदि जो है वो राष्ट्र शब्द कहते हैं कि ये जो यहाँ की संस्कृति है, जो पूरा इतिहास है, इसमें विविधता है, विराटता है, वो सब राष्ट्र है। लेकिन बाद में व्यवहार में वो केवल राज्य की बात करते हैं, यानी नेशन स्टेट को ही राष्ट्र मान लिया है। क्योंकि वो अगर कहीं धर्म नहीं है, सनातन धर्म अपने पूरे वैभव के साथ नहीं है, तो वो राष्ट्र नहीं हो सकता। भारत राष्ट्र तो वो है जो सनातन धर्म का संपूर्ण वैभव जहां प्रकट हो, वो है भारत राष्ट्र, जिसमें उसका संपूर्ण इतिहास, हजारों राजा हुए हैं, महर्षि हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, कवि हुए हैं, वैद्य हुए हैं, शिल्पी हुए हैं, संगीतज्ञ हुए, जितने भी महापुरुष हैं, उनकी जितनी भी विद्या की धाराएं हैं, 64 कलाएं हैं, परा विद्या है, अपरा विद्या है, उसकी हजारों शाखाएं हैं, उन सब का पूरा वैभव अगर रहेगा तो वो राष्ट्र है। अन्यथा नेशन स्टेट में क्या है, भौगोलिक सीमा आपने बताई, और एक स्टेट, उस स्टेट के जो ऑफिस बियरर हैं उनका सारे ही स्टेट के, नेशन स्टेट के रिसोर्सेज में टोटल कंट्रोल है। और भारत में तो कमाल ही कर दिया। भारत में तो उन्होंने क्या किया, शिक्षा, संचार माध्यम, उद्योग, व्यापार सब स्टेट तय करेगा। भाई तुमको भगवान ने बनाया, ये क्रिश्चियनिटी का ही एक नया फॉर्म आ गया है भारत में अभी। तो अब तो जा रहा है, क्योंकि भारत के लोग जग गए हैं, अभी थोड़ा सा जगे हैं, अभी और जगेंगे, तो इसको तो तोड़ना होगा। नेशन स्टेट नहीं, हम राष्ट्र हैं, लेकिन नेशन स्टेट जो है उसकी सीमाएं तय करनी पड़ेगी, और दूसरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेशन स्टेट के स्वरूप को बदलना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में नेशन स्टेट एक यूनिट नहीं, अपने 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 क्षेत्र, अपने अपने रीजन, अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र में, जोग्राफिकल एरिया के भीतर आप अपना शासन चला सकते हैं। उतना तो हम मान लेते हैं, ठीक है भाई चलाएं लोग, ठीक ही है। लेकिन फिर वोटिंग राइट जो है, वोटिंग पावर, उसका तो कोई एक कैलकुलेशन होना चाहिए। यानी अगर नेशन स्टेट इस तरह से हैं तो वो बने रहें, लेकिन वोट की शक्ति पॉपुलेशन के आधार पर होनी चाहिए। तो भारत की शक्ति ब्रिटेन से 28 गुना अधिक होगी, ऐसे होना चाहिए। तो एक न्यायपूर्ण करना पड़ेगा। अभी तो नेशन स्टेट के द्वारा, जो इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका के द्वारा ट्रांसफर ऑफ पावर और दूसरे बहुत से तरीकों से जो लोग पावर में आए, वो टोटल कंट्रोल चाहते हैं नेशनल रिसोर्सेज पर। वो ये तय करेंगे कि एजुकेशन पॉलिसी क्या है, वो ये तय करेंगे कि मीडिया की पॉलिसी क्या है, इंडस्ट्रीज भी तय, एग्रीकल्चर भी तय करेंगे। अब भारत जैसा देश जिसमें कृषि की इतनी प्राचीन परंपरा है, अत्यंत प्राचीन काल से, और शिल्प और उद्योग, वो उसको कौन सा औद्योगिक नीति होगी सरकार बताएगी। अरे भाई, औद्योगिक नीति उद्योगपति तय करेंगे, व्यापार की नीति व्यापारिक लोग तय करेंगे। बल्कि अमेरिका वगैरह में तो फिर भी सलाह लिया जाता है, लेकिन यहाँ बना तो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पर वो पॉलिटिकल यूनिट की तरह काम करें ऐसा विवश कर दिया जाता है। तो सारी ताकत जो है पॉलिटिकल यूनिट्स के पास है, और पॉलिटिकल यूनिट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उस अर्थ में सोसाइटी की। तो ये सब प्रश्न उठाने पड़ेंगे। और भारत में जो राष्ट्र की परंपरा रही है वो संपूर्ण विश्व में लागू होनी चाहिए। वो राष्ट्र की क्या परंपरा रही है, भारत में राष्ट्र की परंपरा ये रही है कि जो मनु ने कहा है, महाराज मनु ने और फिर चाणक्य ने, दोनों ने इस बात को कहा, वही भारत की अपनी राज्य की परंपरा है। उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि, देखिए मैं अभी बताता हूँ, कहा है कि राजा का काम है कि जो वर्ण है और जो आश्रम है वो अपने धर्म का पालन भली भांति करते रहे। देखिए मनु महाराज का श्लोक है, बहुत ही सुंदर, मनुस्मृति में चैप्टर 7 श्लोक 35, अध्याय 7 श्लोक 35। स्वे स्वे धर्मे निविष्टानाम सर्वेषाम अनुपूर्वशः वर्णानाम आश्रमाणाम च राजा षष्ठो विरक्षिता। राजा का काम है कि वो सभी वर्णों और सभी आश्रमों को अपना काम करने दे, और वो अपने अपने स्वधर्म पालन में लगे रहें,
इसकी रक्षा करे कि कोई उनको बाधित नहीं करे। और स्वयं चाणक्य ने क्या कहा है? चाणक्य ने अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण के तृतीय अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में बहुत स्पष्ट कहा है, तस्मात् स्वधर्म भूतानां राजाना व्यभिचारयेत्, स्वधर्म संदधानो ही प्रेत्य नंदति, व्यवस्थित आर्य मर्यादा कुछ वर्णाश्रम स्थिति, त्रय्या ही रक्षितो लोके प्रसीदति न सीदति। यानी कहा है कि राजा को प्राणियों के, जो भी उनके अधीन राज्य में प्राणी हैं, उनके स्वधर्म में कोई व्यभिचार नहीं करना चाहिए, यानी उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि तुम ये करो तुम ये करो, नहीं। वो जो उनका स्वधर्म है, जो परंपरा से चला आ रहा है, वो उसको भली भांति करते रहे। अगर राजा उसमें हस्तक्षेप करता है तो वो व्यभिचार है। और मॉडर्न स्टेट भारत में भी क्या करता है, सबके विषय में कानून बनाता है, शादी ब्याह, ये तो व्यभिचार कहा गया है हमारे शास्त्रों में, आप नहीं बना सकते मैरिज। तस्मात् स्वधर्म भूतानां राजाना व्यभिचारयेत्, स्वधर्म संदधानो ही प्रेत्य नंदति। अगर वो सबको स्वधर्म में नियोजित रखेगा तो सदा प्रसन्न रहेगा और संपूर्ण प्रजा प्रसन्न रहेगी। व्यवस्थित आर्य मर्यादा, आर्य मर्यादा को व्यवस्थित रखना ये राजा का काम है। कृत वर्णाश्रम स्थिति, सभी वर्ण और सभी आश्रम अपनी अपनी स्थिति में रहें, अपना अपना कार्य करें। और त्रय्या ही, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों के द्वारा लोक की रक्षा हो। जो राजा ऐसा करता है वो प्रसिद्ध की प्रसन्न होता है, सुखी रहता है, अन्यथा शोक को प्राप्त होता है। आगे भी बहुत है, लंबा पूरा है, लेकिन थोड़े से श्लोक बताते हैं। तृतीय अधिकरण का दूसरा अध्याय है, उसमें कहा है चाणक्य ने, चतुर्वर्णाश्रमस्यायं लोकस्याच रक्षणात्, यानी लोक के रक्षण, चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लोगों की रक्षा करना राजा का काम है। अन्य स्मृतियों में भी है कि राजा लॉ गिवर नहीं, लॉ मेकर नहीं, वो केवल विधि का पालन कराएगा। आप कोई कानून नहीं बना सकते। भारत में ये है कि जो परंपरा चली आई है, जो शास्त्र परंपरा है, और जो अलग अलग जाति, कुल, वर्ण, आश्रम, श्रेणी, संघ, निगम, पूग, ये सब श्रेणियां थी, विद्या परिषद, गुरुकुल, उनकी जो जो परंपरा, संप्रदाय, सबकी अपनी परंपरा प्रवाहित रहे, उसमें कोई बाधा नहीं पड़े। जो बाधा डाले उसको दंडित करे, बस ये राजा का काम है। और सीमा की रक्षा करना, वीरता करना। लेकिन अभी मॉडर्न स्टेट तो कहता है कि आप पूजा क्या करें ये भी हम बताएंगे, है ना। और जो दूसरे तरह से कोई 5 बार अगर हिंदू धर्म को गाली दे रहा है, उसको भी हमने फ्रीडम दे रखी है। रिलीजन या मजहब को धर्म कह के उसको छूट दे दी है ना। यानी पाप और पुण्य दोनों। सर्वधर्म संभाव के नाम पे क्या कहा, जो धर्म का नाश करने की रोज घोषणा करे, जो सर्वव्यापी परम सत्ता का निषेध करे कि नहीं नहीं भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो केवल 7वें आसमान में बैठे, परमेश्वर का निषेध करने वाला, धर्म का निषेध करने वाला, और ये कहना कि मैं सबको मुसलमान या ईसाई बना दूंगा, ऐसा पापपूर्ण कथन करने वाला, उसको वो धर्म कहते हैं। तो ये नेशन स्टेट जो है, ये पाप का माध्यम बनता जा रहा है। इसलिए भारत के राज्यकर्ताओं को और भारत के प्रबुद्ध जनों को, भारत के राज्यकर्ताओं को राष्ट्र का भक्त बनाना चाहिए, राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्र भक्त बनाना चाहिए। अभी तो जो संघ भाजपा भी आई है वो राष्ट्रवादी बन रही है। राष्ट्रवाद तो नेशनलिज्म का ट्रांसलेशन है, जो कि नेशन स्टेट की गुलामी है ना। राष्ट्रवाद भयंकर चीज है। राष्ट्रभक्त, जब आप राष्ट्रभक्त होंगे तो धर्म की रक्षा करेंगे और अधर्म का नाश करेंगे, है ना। धर्म के नाश की जो घोषणा करेगा 5 बार दिन में कि हम यहाँ से सनातन धर्म का नाश करके हमारा कोई फलाना आराध्य है साथ में आकाश में बैठा हुआ, हम उसी का राज्य चलाएंगे, तो वो पापिस्ट कहलाएगा। उसको नष्ट करना राज्य का काम है। लेकिन नहीं, नेशन स्टेट के नाम पर और नेशनलिज्म के नाम पर अजीब सी सारी ही मिथ्या धारणाएं चल रही हैं। तो भारत में क्या है, जितनी इकाइयां थी, जैसे कुल है, कुल की अपनी इकाई है, कुल हैं, गोत्र हैं, संप्रदाय हैं, गुरुकुल हैं, उपासना परक संस्थाएं हैं। इसके बाद व्यापारियों की श्रेणियां हैं, उसमें श्रेणी, निगम, संघ, पूग आदि कहा गया है। 11 इकाइयां समाज की बनाई हैं। इसके बाद न्याय के लिए भी कहा है, कुल के झगड़े कुल में निपटाए जाए, कुल की पंचायत बैठेगी। गांव के झगड़े गांव की पंचायत निपटाएगी। और बड़ा इलाका है उसमें खाप पंचायत बैठेगी। व्यापारियों के झगड़े में व्यापारी ही पंचायत करेंगे। जब वो नहीं सुलझाएं तो राजा
उनसे पूछ के कि आपके क्या नियम है, उसके अनुसार न्याय करेगा। ये नहीं कि हम तो कानून बनाएंगे, ये तो अंग्रेजों ने शुरू किया। तो ये जो लॉ मेकिंग एजेंसी है, ये अधर्ममय है, अभारतीय है। आप नहीं, कानून नहीं बना सकते, है ना। और दूसरा ये भी है कि वो जो सफेद जोकरों वाला जो सिर पे पहनते हैं ना लॉयर, ब्रिटिश लॉयर्स, एक विग पहनते हैं, विग। तो वो अफ्रीका में भी लोग पहनते हैं, भारत में भी पहनते हैं, और वो उसको तो बुलाते पागलपन की हद है, वो हैं। तो मतलब जड़ता बहुत, इसको तमस कहते हैं। अफ्रीका में बोलते हैं मी लॉर्ड, भारत में बोलते हैं मी लॉर्ड, और यूके में तो टाइटल है लॉर्ड, जज का। बताइए। तो अच्छा, एक और बात है। पहले जब चर्च था, तो चर्च में ये लोग जब किसी स्त्री को चुड़ैल कह देते थे, अगर वो इनके कंट्रोल में नहीं आई तो उसे बिच कह दिया, डायन कह दिया। और फिर बिच हंटिंग करते थे, डायन को मारते थे। उस समय जब उसे गाड़ देते थे जमीन में, यहाँ तक गाड़ दिया और ये कुर्सी में मैं, बैठा दिया, और मैं दर्शकों को बताऊं, 2021 में लॉ खत्म हुआ है वो वाला। हाँ। तो उसके बाद तब तक विच हंटिंग लीगल है यूनाइटेड यूके में। अच्छा, और काला कपड़ा पहनते थे वो लोग। उन्हें पता था कि हम काला काम कर रहे हैं, तो यूरोप के सभी चर्च के लोग ऐसा करते हुए काला कपड़ा पहनते। अब हमारे यहाँ जुडिशियरी काला कपड़ा पहनती। यानी आप कोई चर्च के फादर हैं क्या? आप कोई विछंटर हैं क्या? आप डायन को मारने के लिए आए हैं क्या? ये काला कपड़ा क्यों पहनते हो भारत में? अरे भाई, भगवा कपड़ा पहनो, पीला कपड़ा पहनो, है ना। तो ये अफ्रीका तो में यहाँ भी, के, अफ्रीका में भी काला कपड़ा पहनते हैं सफेद विग बताइए। के साथ। वो तो हत्यारों की ड्रेस थी। काला कपड़ा मतलब हम चर्च के फादर अब उसको मारने जा रहे हैं, है ना, किसी स्त्री को या किसी निर्दोष पुरुष को पैगन कह के मारेंगे या विच कह के मारेंगे। तो पैगन्स और विच को मेरे को मर्डर करने की। एक और चीज याद आ गई मुझे। भारत का में जब शतरंज, जिसको हम्म, चतुरंग नाम था संस्कृत में, फिर बाद में हाँ, शतरंज बना, फिर उसके बाद हाँ, ईरान में शतरंज बना, फिर उसको चेस बुला हाँ, दिया गया, उसके बाद हाँ, शत को चेस बुला दिया गया। तो हाँ। उसमें भी पहले भारत में हरा और लाल रंग के वो चलते थे, और जो कुर्सियां होती राजा थी। राजा और मंत्री, हाँ, इन्होंने बना दिया ब्रिटेन में किंग और क्वीन, और किंग के ऊपर डाल दिया क्रॉस। हाँ। मतलब गेम को भी कॉलोनाइज किया है, एम को भी रिलीजियस, मतलब एक तरह से अपना चर्च रंग के दिया। ऊपर डाल दिया, चर्च के ऊपर डाल दिया है। मतलब इनका हाँ, ये, गलत। अफ्रीका में इसका, क्रिश्चियनिटी हाँ, बेचा, मैं इंडिया में क्रिश्चियनिटी बेचा। इंडिया में इसलिए हार गया क्योंकि हमारी गुरु परंपरा इनसे ज्यादा स्ट्रांग थी। लेकिन जो हाँ। इंडिया के जो आउटर लाइंग एरियाज थे, अफगानिस्तान, हम्म, हम्म, ईरान, हम्म, ये सब कन्वर्ट हो हम्म। गए। तो नहीं, कांग्रेस कांग्रेस ने तो ये कोशिश की कि धीरे धीरे पूरा इंडिया ही कन्वर्ट हो जाए। और ये लोग जो अभी शासन में आए हैं, ये इस विषय में भी कमजोर हैं। इनके मन में हिंदू भावना तो बड़ी प्रबल है, लेकिन ये घबराए से रहते हैं। इनको क्रिश्चियनिटी से डर है और इस्लाम से भी डर है। लेकिन जो हमारा हिंदू समाज है, उसमें वीरता के संस्कार हैं, और वो अपने शासन से वीरता की अपेक्षा करता है। हम आशा करते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जैसे लोग वीरता का प्रदर्शन करेंगे, और जो भी अधर्म है, जो भी पाप है, उसको कंट्रोल करेंगे। स्टेट का काम है अधर्म को, पाप को कंट्रोल करना और दंडित करना। तो दंड नीति का प्रयोग करें। जो कन्वर्जन करते हैं वो दंडनीय अपराधी हैं। जो दूसरे के सनातन धर्म की जो निंदा करे, वो हर तरह से दंडनीय अपराधी है। उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान करना शासन का कार्य है। अगर राष्ट्र की भावना होगी तो ये सब करेंगे, और नेशनलिज्म की भावना होगी तो कहेंगे पापी और पुण्यात्मा बराबर है। जो धर्म की निंदा करता है और जो धर्म का पालन करता है, दोनों बराबर है। तो राष्ट्र में राजा जो है, हमारे यहाँ ये भी कहा है, राजा बलिहरत है। यानी जैसे हम गाय के लिए सुबह बलि निकालते हैं, हर दिन भोजन में प्रत्येक सनातनी हिंदू गोबलि, श्वान बलि, पिपीलकारी बलि, वायस बलि और देवाली बलि, ये 5 ग्रास निकालता है। बलि यानी हिस्सा। गोबलि यानी गाय के लिए ये हमने एक रोटी रखी, ये शर्करा लगा के, वो गोबलि हुआ, गाय का हिस्सा। हमारे भोजन में गाय का हिस्सा गोबलि है। हमारे भोजन में कौवे का हिस्सा वायस बलि है। हमारे भोजन में चींटियों के लिए जो हिस्सा निकाला वो पिपीलकारी बलि है। हमारे भोजन में कुत्तों के लिए जो निकाला वो श्वान बलि है। हमारे भोजन में जो अलग से देवताओं के लिए रख दिया वो देवादी बलि है। और राजा को अपनी आमदनी का और अपनी खेती के उपज का एक हिस्सा, जैसे पहले था कि 20वां हिस्सा अन्न का दे, और स्वर्ण, उसमें भी धर्मशास्त्रों में पूरा विधान है। सामान्यतः है अन्न में 20वां हिस्सा, और शेष में किसी में छठा, किसी में 12वां, ऐसे सब हिस्से बने हैं। वो बलिहरत है। यानी राजा राज्य की संपदा का एक भाग पाता है, इसलिए उसे बलि मिलती है। तो जो हम देते हैं, जिसे बाद में टैक्स कहते हैं आजकल, वो बलि है।
राजा बलिहरथ है, यानी वो अपने बलि को कई बार अगर कोई न दे तो वो अंश ले लेगा कि तुम्हें ये देना ही पड़ेगा, लेकिन वो उसका भाग है बस। इसीलिए शास्त्रों में, धर्मशास्त्र में कहा है कि राजा को जो मिलता है वो एक प्रकार से वेतन मानना चाहिए, जो भी संपदा उसे मिलती है, क्योंकि वो बड़ा काम करता है, शास्ता है, पूरे समाज में आर्य मर्यादा को व्यवस्थित रखता है, वर्णों का और आश्रमों का पालन करता है, इसलिए उसको प्रजा बलि भाग देती है। बस वो अपना कर्तव्य करता है, और उसका कर्तव्य है व्यवस्थित आर्य मर्यादा कुछ वर्णाश्रम स्थिति, आर्य मर्यादा को व्यवस्थित रखना, वर्णों और आश्रमों को। आप मान लो 4 वर्ण से नहीं संतुष्ट हैं तो भी और वर्ण बना लीजिए, लेकिन सभी वर्ण स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिम लभते नरहा, सभी वर्ण अपना अपना कर्म करें, स्वधर्म का पालन करें, ये देखना राज्य का काम। तो वो करना चाहिए भारत के शासन को, और अभी तो ये नहीं हो रहा है। अभी तो पाप और पुण्य को बराबर मान रहे हैं। सनातन धर्म की निंदा तत्काल दंडनीय है, बल्कि वध के योग्य है। उसको कहते हैं नहीं नहीं साहब, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन तो वैसे भी किसी एक ग्रुप का होता है, कोई एक उसका फाउंडर होता है, फिर उसका एक डॉगमा होता है, और धर्म तो वो है जो यूनिवर्सल लॉ है। तो धर्म से रिलीजन, अब तो भगवान की कृपा से ऑक्सफोर्ड, न्यू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में धर्म शब्द की एंट्री अलग है, रिलीजन शब्द की एंट्री अलग है। यूरोप तो ये जान गया है कि धर्म अलग है, रिलीजन अलग है, लेकिन भारत के शासक ये नहीं जानते, वो रिलीजन और मजहब को भी धर्म कहते हैं। तो ये तो राष्ट्र को नष्ट करना है। रिलीजन और मजहब को धर्म कहना राष्ट्रघात है, राष्ट्रद्रोह। तो राष्ट्र की एक परिभाषा माननीय संसद को, भारत की संसद को शास्त्रों के प्रकाश में राष्ट्र की एक परिभाषा कर देनी चाहिए। और ये नेशन स्टेट उसका एक अंग है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है, केंद्रीय अंग है लेकिन अंग है। और नेशन स्टेट का काम है राष्ट्र की सेवा करना, है ना। तो राष्ट्र की परिभाषा माननीय संसद को भारत में अवश्य करनी चाहिए। और नेशन स्टेट और राष्ट्र का फर्क भारत के लोगों को तो समझना चाहिए। एक राष्ट्र में अनेक नेशन स्टेट हो सकते हैं। कल को हम, अगर तिब्बत स्वतंत्र होता है और वो मिलना चाहता है, अफगानिस्तान मिलना चाहता है, ईरान मिलना चाहता है, बलूचिस्तान मिलना चाहता है, जो भी मिलना चाहें, तो वो सब अलग अलग नेशन स्टेट भी रह सकते हैं, लेकिन ये राष्ट्र एक ही राष्ट्र है, एक अखंड राष्ट्र। राष्ट्र और नेशन स्टेट में बहुत फर्क है। अभी जैसे ये पुराने जो बलूचिस्तान के प्रधानमंत्री भारत में अभी घूम रही है, और हम्म जो एग्जाइल वाले प्रधानमंत्री हैं, हम्म लेकिन उनसे कोई ये डिमांड नहीं कर रहा है कि अगर बलूचिस्तान के लोग वापस शिव जी की आराधना शुरू करेंगे तभी हम उनको एक समर्थन देंगे। ये राष्ट्र का कार्य कर्तव्य ये है और राष्ट्रीय नेताओं कर्तव्य है, का, शासक का कर्तव्य है। क्योंकि वो सोमाश्रम है रामायण के अनुसार। हम्म और वहां हाँ पे वहां पे शिव जी की आराधना होती है। और हम्म अगर हम देखें कि जो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ का, वो वहीं पे था, पहले उस समय वहीं पे था। भारत में उसको खींच खींच के हम लोग भारत की तरफ लेकर आए हैं। हम्म, वहां पे डिमांड की जाए। अब पाकिस्तान में आधे से ज्यादा लोग अब वापस हिंदू धर्म की तरफ आना चाहते हैं। हाँ तो हम लाएंगे उनको। उनको उनको ये प्रोत्साहन दिया जाए कि आप हिंदू बनिए, अपना नाम भी हाँ बदलिए, हम्म, और तब हम लोग इंटरवेंशन करेंगे। हाँ हाँ ईरान के लोग भी हिंदू धर्म की तरफ जाना चाहते हैं, जोरास्ट्रियन धर्म है। तो हम्म, उधर बर्मा के लोग तो शुरू से ही हिंदू हैं, बचा के रखा हुआ है उन्होंने। अपने मूल रूप में जानने को सभी लोग उत्सुक हैं, शासन का कर्तव्य है कि उसमें सहायता करे। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म, और जब तक कि हम ये उनसे डिमांड न करें कि आप हिंदू बनिए, अगर देखिए वेस्टर्न कंट्रीज ने नेशन स्टेट के नाम पर, सेक्युलर के नाम पर क्रिश्चियनिटी बेची है, केवल खत्म क्रिश्चियनिटी बेची है हाँ है ना। और मुसलमान हाँ देशों ने हम्म, थोड़ा ज्यादा ऑनेस्ट है, उन्होंने अपने आप को इस्लामिक बताकर उन्होंने हम्म। इस्लाम को बेचा है पैसे के द्वारा। या तो ऑनेस्ट है या थोड़ा ज्यादा रफ तमस है, जो भी है। तमस बोल दे जो भी है। तो हाँ, और तो लेकिन भारत एकमात्र देश है जो हम्म। अपनी संस्कृति को, अस्तित्व को मिटाने के लिए लगा हुआ है, नेशन स्टेट नहीं, के। भारत नहीं लगा हुआ है, यहाँ हम आपको थोड़ा, भारत के राज्यकर्ता शास्त्रों के अनुसार वो अधर्मी या पापी कहे जाएंगे, ये राज्यकर्ताओं को जानना चाहिए। भारत नहीं लगा है। अगर भारत लगा होता तो जब राजीव गांधी की हत्या की गई, और जिनकी हत्यारों के को क्षमादान के लिए सोनिया गांधी दर दर भटकती हैं, तो राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी का जब कांग्रेस में कंट्रोल बढ़ा, और उनका एक बड़ा ही भोला सा, बड़ा ही उन्मुक्त हृदय
और उतना ही उन्मुक्त उसका मस्तिष्क भी है। ऐसा बेटा आया राहुल, जो कि कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, और देश के विरुद्ध बोलने में भी जिसको झिझक नहीं है, ऐसा पुत्र उनको उनका आया। इन दोनों ने मिलके जब भारत में हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए एक सांप्रदायिकता विरोधी बिल के नाम पर ऐसा विधेयक तैयार किया कि अगर कहीं कोई दंगा होता है, अगर कहीं कोई भी उत्पात होता है, तो उस क्षेत्र के बहुसंख्यक लोगों को, यानी हिंदुओं को सबसे पहले उनके प्रमुख लोगों को पकड़ा जाएगा। यानी दंगा मुसलमान करे, चाहे ईसाई करे, चाहे कम्युनिस्ट करे, दोषी हिंदू है। ऐसा भयंकर जब वो नियम ला रहे थे, अगर भारत जागृत नहीं होता तो वो मोदी को नहीं लाता। तो इसका मतलब भारत के लोग इस चक्कर में नहीं है, भारत के लोगों में विवेक जागृत है, धर्म बोध जागृत है। पहले तो जवाहरलाल नेहरू के समय से उनको सोवियत संघ के पैटर्न पे स्टेट के द्वारा दबाया गया और उनको गलत शिक्षा नीति के द्वारा अधर्म और अज्ञान फैलाया गया। अब क्या है, भाजपा में भी बहुत से लोग उसी गलत शिक्षा नीति के कारण अधर्म और अज्ञान की चपेट में हैं, लेकिन उसके जो मुख्य लोग हैं वो धर्म को जानते हैं। और सनातन धर्म के जो मनीषी हैं, जो बड़े बड़े संप्रदायों के आचार्य हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो उनका भी ये कार्य है और वो कर भी रहे हैं कि वो शासकों को बताएं कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है, और शासकों को उन्हें सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेंगे तो कोई और नया शासक आएगा, फिर और नया शासक आएगा। भारत यानी सनातन धर्म के लोग अपने विवेक को जागृत रखे हुए हैं। सोवियत संघ की तरह दमन के बावजूद यहाँ संस्कार के स्तर पर सनातन धर्म जागृत है। गलत शिक्षा दी जाने के बावजूद शिक्षा के नाम पर ह्यूमैनिटीज में, राजनीति शास्त्र में, वित्त शास्त्र में, समाज शास्त्र में, विधि शास्त्र में केवल क्रिश्चियनिटी पढ़ाए जाने के बावजूद यहाँ का जो हिंदू समाज है, जो मुख्य समाज है, जो वास्तविक भारत का वास्तविक जो समाज है, वो जागृत है। उसमें धर्म के संस्कार जागृत हैं, स्मृति जागृत है, परंतु उसका व्यवस्थित जो प्राकट्य होता है शिक्षा के द्वारा, वो कांग्रेस ने नहीं होने दिया, और भाजपा भी अभी कोई विशेष पहल नहीं कर रही। तो जो दोष है वो हमारे राज्यकर्ताओं ने 76 वर्षों में दोष किया है, उसको उन्हें ठीक करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो उनका भी अनिष्ट है और भारत में अराजकता फैल जाएगी, क्योंकि हिंदू कब तक ये बर्दाश्त सहन करेगा। तो आप इस तरह से, अभी तक आपने केवल उन्मत्त माने इस्लाम के नाम पर उन्माद फैलाने वालों को सहा है, और क्रिश्चियनिटी के नाम पे छल धोखे से कन्वर्जन करने वालों को सहा है, और हिंदुओं के प्रति आप असहिष्णु हैं। तो ये तो अनुचित है और इसको हिंदू नहीं सहेगा। हिंदू लोग जागृत हैं, भारत के लोग जागृत हैं, और बहुत सह लिया उन्होंने भरोसा करके कि हमारा राजा है, हमारा शासक है। कुछ गलतफहमी हो गई होगी, लेकिन अंत में है तो हमारा ही। लेकिन अब जो भारत के वर्तमान शासक हैं, हमें आशा है कि वो राष्ट्र की भक्ति से भर जाएंगे और धर्म का पालन करेंगे, राष्ट्रभक्ति का पालन करेंगे, राष्ट्रवाद से मुक्त हो जाएंगे। और हिंदू समाज में संस्कार जागृत है, शासकों में कुशिक्षा के कारण और पहले पुराने शासकों में खराब इरादे के कारण। वो भारत में सोवियत तानाशाही लाना चाहते थे, और बहुत से लोग भारत में क्रिश्चियनिटी लाना चाहते हैं। बहुत से सोनिया गांधी के प्रभाव से कांग्रेस के बड़े बड़े ब्राह्मण और क्षत्रिय कई चुपके से क्रिप्टो क्रिश्चियन बन गए हैं, मैं जानता हूं उनको, है ना। अपने नाम लिखेंगे दीक्षित और चतुर्वेदी और मिश्रा, और अकेले में क्रिश्चियन है, क्रॉस रखते हैं घर में। तो ऐसे जो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, छद्म ईसाई हैं, उनको पहचानना होगा। और जो तिलक विलक लगा के हिंदू नाम रखते हैं फिर भी ईसाइयत से भरे हुए हैं, उनको भी पहचानना होगा। और उनको उनकी जगह वो अपना अलग पंथ बना लें, लेकिन उनको जीविका का अधिकार रहेगा, लेकिन वो हिंदू धर्म को प्रभावित न कर सकें, ऐसी व्यवस्था शासकों को बनानी होगी, तभी एक्चुअली वो क्या है राष्ट्र कि की भक्ति करेंगे। भारत में अभी भारत में जो है अ, हम्म, जो है एक भव्य म्यूजियम बनने वाला है। म्यूजियम हम्म, हम्म, म्यूजियम हम्म। बनने वाला है, और जिसको अच्छा, बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, दिल्ली में बनने वाला है। अभी अच्छा। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये राष्ट्रभक्ति से बनने वाला है या नेशन स्टेट की भक्ति से बनने वाला है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा क्योंकि म्यूजियम है, कहाँ बनेगा, क्या ये बनेगा? दिल्ली में बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम वो बनने वाला है भारत में। और अच्छा, प्रधानमंत्री ने उसका मोदी जी ने उसका अनाउंसमेंट भी किया है। तो अच्छा। वो मुझे बड़ा, मैं उत्सुकता से देख रहा हूँ, क्योंकि हाँ, देख। जिन हाँ, जिन अर्च विग्रह की पूजा होनी चाहिए
वो हाँ। पुराने किले के म्यूजियम में रखी गई हैं, जिनकी पूजा होनी चाहिए। अरे, और तो फिर ये तो तो क्रिश्चियनिटी से प्रभावित नेशनलिज्म हो गया। हाँ। ये तो और सनातन और धर्म का विरोधी है। और पुराने किले के बीच में युधिष्ठिर महाराज का मंदिर है बीच में, जो हम्म कुंती के लिए बनाया था, कुंती माता के लिए बनाया था उन्होंने। और उसमें राधा कृष्ण की जो मूर्ति रखी गई है, वो हम्म। महाभारत कालीन है, मतलब अरे उस वाह। समय की है। अभी भी जाके लोग देख सकते हैं। वाह और वाह। इंद्रप्रस्थ उसमें बाहर लिखा ही हुआ है, युधिष्ठिर महाराज के द्वारा बनाया हुआ मंदिर। और साथ में जो उसमें बावड़ी है, जिसके अंदर सीढ़ियां, मैंने तो वीडियो भी बनाया है काफी जगह। अच्छा। बावड़ी है, नीचे जाएंगे तो हम्म। वो जो पानी का, उसके महाभारत में वर्णन है, कुंती महारानी वहां से पानी लेकर आती थी कृष्ण को ऑफर करने के लिए, कृष्ण की मूर्ति को। वाह वाह क्योंकि वाह। कृष्ण जब पृथ्वी पे थे, तब कुंती महारानी कृष्ण की आराधना उस समय भी होती थी, मूर्ति के रूप में। वाह। हाँ, उन्होंने अपने स्वयं भीष्म में आराधना करते थे। हाँ, और हम्म पांचों पुत्रों को उन्होंने कृष्ण की छोटी छोटी मूर्ति दी गई थी। उसमें से हम्म एक मूर्ति वहां पर है जो युधिष्ठिर को दी गई थी। दूसरी जो अर्जुन को दी गई थी, वो है महाबलेश्वर मंदिर के नीचे, वो आज भी है। तो महाबलेश्वर ऊपर बैठे हुए हैं और नीचे कृष्ण की मूर्ति है। अभी वो हटाई गई है, नहीं हटाई गई, वो पता नहीं मुझे। हम्म। मुझे ये डर है कि ये म्यूजियम में कहीं पे हिंदू को ही म्यूजियम का पात्र ना बना दिया जाए। नहीं, म्यूजियम तो जो चीजें डेड हैं उनका बनाया जाता है। ये तो म्यूजियम बनाना ही नहीं चाहिए। कायदे से हमको भव्य मंदिर और भव्य ऐश्वर्यशाली कोई एक वो बनाना चाहिए, है ना। नहीं नहीं, और उसका एक्चुअली क्या नहीं करना चाहिए, एक्चुअली मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, कोई सुन रहा हो जिसको पहुंच हो, हम्म क्या करना हम्म चाहिए कि सब मंदिरों का मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा हम्म 3D एनिमेशन बनाया जाए। हम्म। और फिर उसमें एक्सप्लेन किया जाए कि लोग उसके पास आए तो सुने क्या चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो है एक तरीके से संस्कृति को बढ़ाएगा भी, और साथ में हिंदू कल्चर को म्यूजियम में नहीं लाके रख देगा कि हम्म। पुरातत्व पुराना है, क्योंकि इनका इसका मतलब आपने हिंदू हिंदू सभ्यता को डेड मान लिया है। डेड मान लिया। हिंदू, हाँ, ये तो संग्रहालय की वस्तु नहीं है। ये तो क्रिश्चियंस का दृष्टिकोण था कि अब हमने इसका शिकार कर लिया। जैसे शेर को मारने के बाद वो भूसे उसे में सजा के रख देते हैं ना, कि ये हमने ये शेर मारा है। तो संग्रहालय तो मारी हुई शिकार की हुई चीजों के बनाए जाते हैं। हिंदू धर्म संग्रहालय की वस्तु नहीं है, ये व्यवहार। दूसरी एक बात और है जो आपने कहा, उस पर ध्यान आया। रिचुअल्स भी किसी धर्म या राष्ट्र का अंग होते हैं। जैसे बात बात में कितने तरह से थैंक यू करना, कैसे बैठना, कैसे उठना, यहाँ तक कि मीटिंग कैसे चलाना, ये क्रिश्चियनिटी के, क्रिश्चियन सोसाइटीज के कुछ रूल्स हैं। हिंदू हिंदू समाज के वो रूल नहीं है। या जैसे कुर्सी में बैठ के खाना, कायदे से ये हिंदुओं का तरीका नहीं है। तो कम से कम जो शासन जहां भी हिंदुत्व का कोई अधिष्ठान करे, उसमें वास्तु का विचार धर्म के अनुसार होना चाहिए। रिचुअल्स भी, जितने भी कर्मकांड हैं, वो धर्म के अनुसार होना चाहिए। किसका कहाँ स्थान है, कौन से देवता की कब कैसे पूजा होती है, कहाँ प्रतिष्ठा होती है, प्रवेश द्वार क्या है, मध्य भाग क्या है, सब सबका विचार वही करना चाहिए। ईशान कोण में क्या होना चाहिए, वायव्य कोण में क्या होना चाहिए, नैऋत्य कोण में क्या होना चाहिए, आग्नेय कोण में किस प्रकार अग्नि किसी तरह प्रदीप्त रहे, यज्ञाग्नि या कुछ, ये सब विचार करना पड़ेगा। ऐसे, और वो जीवंत वस्तु तो संग्रहालय नाम देकर उसे म्यूजियम नहीं बनाया। अगर आप कोई एक नमूना, कोई एक मॉडल, कोई एक प्रतिमान कि हिंदू जीवन ऐसे होता है, ये बनाना चाहते हैं तो ठीक है। हिंदू जीवन का एक प्रादर्श, हिंदू जीवन का एक संक्षिप्त प्रारूप, ताकि जो नए लोग हैं जो हिंदू जीवन से कटे हुए हैं, लेकिन ये बता दिया जाए कि ये उनके लिए है जो हिंदू जीवन के आदर्श से और ज्ञान से रहित हैं, उनको यहाँ प्रेरणा मिलेगी। अन्यथा वस्तुतः हिंदू जीवन तो घरों में जीवित है और संप्रदायों में जीवित है और परंपरागत गुरुकुलों और पाठशालाओं में जीवित रहेगा, तभी वो हिंदुत्व रहेगा ना। ये थोड़ी कि एक म्यूजियम में आपने हिंदुत्व को रख दिया और देश में क्रिश्चियनिटी बना दी। देश में एंग्लो सेक्शन लॉ चल रहा है, देश में क्रिश्चियन रिचुअल चल रहे हैं, देश में सारे ही विधि विधान क्रिश्चियन हैं। तो ये तो भारत को क्रिश्चियन बनाने की जो अंग्रेजों की नीति थी कि संग्रहालय बना दो। संग्रहालय का अर्थ है कि अब ये चीज डेड है, हमने इसका शिकार कर लिया है, शेर की खाल में भूसा भर के टांग दिया है कि देखो ये शेर है। तो भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म कोई डेड वस्तु नहीं है भाई, कोई मृत वस्तु नहीं है। तो उसका एक आदर्श, एक नमूना बना सकते हैं कि एक प्रारूप है, लेकिन संग्रहालय नहीं। संग्रहालय, और अगर जो बनाए भी, अगर उसे संग्रहालय ही कहते हैं,
तो कह लें, मान लो, लेकिन फिर उसमें शास्त्रों की विधि का पालन आवश्यक है। अगर आप शास्त्र विधि का पालन नहीं करते तो ये अनुचित है, फिर आप दोषी। ऐसे शासक को सनातन धर्म का अनुयायी नहीं कहा जाएगा। जहां शास्त्रों की विधि से कोई काम नहीं होगा तो उस प्रशासन या शासन को सनातन धर्म का अनुयायी नहीं कहा जाएगा। बिल्कुल सही बात बताई आपने, क्योंकि जो भारत में जो एक विधि है, जो उसके अनुसार अगर हम उस कल्चर को दिखाते हैं तो उससे उससे एक जो वैदिक राष्ट्र की परिभाषा है वो उससे सामने आती है, जो हम्म, वैदिक राष्ट्र है। हम्म, और वही दैट शुड बी द गोल ऑफ द भारतीय गवर्नमेंट, क्योंकि कॉलोनाइजेशन को अपनी आत्मा से बाहर निकालना पड़ेगा। और अभी तो मेरे मोदी हिसाब जी ने घोषणा तो यही की है, मोदी जी ने तो घोषणा की है कि हम निकालेंगे। और 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 भगवत गीता को राष्ट्र की पुस्तक बनाना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता पढ़ने से कॉलोनाइजेशन खत्म होता है। हम्म, स्वतंत्रता आत्मा की बढ़ती है उससे, और उससे वर्णाश्रम भी वापस स्थापित होता है भगवत गीता के द्वारा। और वर्णाश्रम तो सभी के लिए समान है, चाहे कोई भी हो, किसी भी मन को, किसी भी मत या पंथ को मानने वाला व्यक्ति हो, जो टेम्परेरी मानता हो वर्णाश्रम को मान, उसको। जो हिंदू है वो वर्णाश्रम को अवश्य मानेगा। नहीं, मुसलमान और क्रिश्चियंस को भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वर्णाश्रम तो ऑक्यूपेशन बेस्ड है, गुण हाँ, बेस्ड। तो वो उनके लिए भी एप्लीकेबल होता है, ऐसा नहीं है कि वो जाति है, जाति का वर्णाश्रम से कोई संबंध नहीं है। नहीं नहीं, वर्ण तो अलग है, उसका जाति से कोई संबंध नहीं कोई है। संबंध नहीं है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम संपूर्ण विश्व के लिए है, विश्व के वस्तु। लिए, सभी मनुष्यों के लिए। और एक खास बात ये है, पता नहीं कैसे ये नेहरू जब से आए और अभी के हमारे जो शासक हैं वो भी उसी परंपरा में है, वो भूल गए हैं। इतना गांधी गांधी रखते हैं, गांधी जी ने जो कुछ सत्य कहा है जहां, वो भूल गए। गांधी जी ने स्वयं लिखा है कि वर्णाश्रम धर्म संपूर्ण विश्व में है, चारों हाँ, वर्ण संपूर्ण विश्व में है, लेकिन बिल्कुल। भारत में व्यवस्थित और शास्त्र सम्मत है, बाकी जगह जरा विकृत रूप में। ये तो हाँ, गांधी जी का कथन है बिल्कुल। संपूर्ण गांधी वाङ्मय में। मैंने अपनी पुस्तक गांधी जी की विश्व दृष्टि में संपूर्ण गांधी वाङ्मय का खंड पृष्ठ सब दिया है। तो ये तो गांधी जी का जो कमजोरी है ना, जो गांधी जी की, जो गांधी जी में विकार थे, कमजोरियां थी, उनको ये लोग उपासना करते हैं, गांधी बिल्कुल। गांधी के। बिल्कुल। और जो गांधी जी में बल था, जो गांधी जी में विवेक था, जो गांधी जी में धर्म का बोध था, उसको भुलाए मोदी जी भी भुलाए बैठे हैं। क्योंकि वर्ण संसार भर में है, ये गांधी जी ने कहा है, और ये 20वीं शताब्दी ईस्वी में नहीं, कहा है। ये तो परंपरा का भी कथन है, वर्णाश्रम तो। परंपरा परंपरा में तो सब जानते ही हैं। मैंने गांधी जी का नाम इसलिए लिखा कि वो परंपरा से अल्पज्ञ, परंपरा के विषय में बहुत कम जानने वाले मॉडर्न व्यक्ति थे। उनकी पढ़ाई इंग्लैंड में हुई और उन्होंने बहुत लेट गीता वगैरह पढ़ा, बहुत ही देर से। वो व्यक्ति भी जानता था, ऐसा व्यक्ति जो धर्म की परंपरा से अल्पज्ञ है, बहुत कम जानता है, वो जानता था। और अब ये लोग जो अपने आप को हिंदू धर्म का विशेष राजनेता कहते हैं, इनको कुछ नहीं पता। ये तो मतलब गांधी से वर्णाश्रम, बहुत नीचे। वर्णाश्रम तो सोशल ऑर्डर की बात करता है। हाँ, और वो तो पूरे, चाहे अफ्रीका में लोग हों, चाहे साउथ अमेरिका में लोग हों, चाहे इंग्लैंड के लोग हों, वर्णाश्रम तो नेचुरल है, क्योंकि भगवान जो भी वर्ण, चीज बनाएंगे वो तो एकदम परमानेंट है, इन मतलब हाँ, सोसाइटी। संपूर्ण मानव जाति के लिए है। मनु वर्ण आश्रम और सामान्य धर्म, जिसे सामासिक धर्म कहते हैं, मानव धर्म। मानव धर्म, सामासिक धर्म, सामान्य धर्म, तीनों एक ही हैं, जिसका मन ने वर्णन किया है दशकम धर्म लक्षणम। और महाभारत में 21 उसको सामान्य धर्म कहा है। वो मनुष्य मात्र के लिए है, वो केवल भारतीयों के, हिंदुओं के लिए नहीं है। वो इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, अफ्रीका, सबके लिए है। सबको वो करना पड़ेगा, तभी उनको सुख मिलेगा, नहीं तो दुख मिलेगा, ये कहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये नेशन स्टेट वाले लोग जो हैं हम्म, एडम एंड ईव को याद रखते हैं, जो कि काल्पनिक कहानी है, हम्म, लेकिन मनु और शत्रुपा को याद नहीं रखते हैं, जो जो कि ऐतिहासिक सत्य जो है। ऐतिहासिक व्यक्ति है, और जिनके जिनकी इमेज में मनुष्य बना है, इसीलिए मनुष्य बोलते हैं कि हाँ, मनु और शत्रुपा की संतानें हैं सारी। हाँ, बाकी सब तो देवर्षि हैं, ऋषि मुनि हैं, दूसरे ग्रहों हम्म, से आए हैं, वो सब तपस्वी हैं जो वो तो अलग पृथ्वी पे है। आके मनुष्यों का स्थापना कर रहे हैं। लेकिन ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड इज मनु शत्रुपा। मनु, हाँ, और बिल्कुल उनका मनु। उनका घर अयोध्या है, हम्म, अयोध्या से ही सृष्टि बनी है। हाँ, हाँ, तो अगर हाँ। अगर हम उस पे कोई रिसर्च नहीं है अभी तक, उस पे वस्तुतः तो अयोध्या को ही फिर से भारत की राजधानी बनाना पड़ेगा, तभी बनाना भारत पड़ेगा। अपने स्वभाव में और स्वधर्म में प्रतिष्ठित होगा। भारत की राजधानी अयोध्या होनी चाहिए। अगर कोई सनातन धर्म को मानने वाला शासक सचमुच है
मैं तो योगी जी से प्रार्थना करूंगा कि वो इसके लिए, अभी उन्होंने बहुत सुंदर कथन कर दिया है कि भाई ज्ञानवापी को मस्जिद कहोगे तो विवाद होगा। वो योगी आदमी है, उसमें दम है, साफ कह दिया है ना। त्रिशूल का क्या काम है मस्जिद में? तो मैं तो आदरणीय योगी जी से प्रार्थना करूंगा कि वो कहें कि भाई अयोध्या भारत की राजधानी होनी चाहिए। बिल्कुल वहां तो बिल्कुल। अयोध्या जैसी राजधानी बनेगी तो हाँ, थाईलैंड के राजा तो उनका नाम ही राम अयुध्य पे चलता है। हाँ, अयुध्य मतलब जाएगा। अयोध्या को भारत की राजधानी बनाने से भारत में प्रकाश फैल जाएगा, प्रकाश ज्ञान फैल का। जाएगा। हाँ, तो अयोध्या को भारत की राजधानी होना चाहिए। बहुत और बहुत ये बंद करना चाहिए, नेशनलिज्म छोड़ दें। मोदी जी को नेशनलिज्म का तत्काल त्याग करना चाहिए और राष्ट्रभक्ति का अवलंबन करना चाहिए। राष्ट्रभक्त बने, नहीं, एक राष्ट्रवाद त्यागें। आपके मुंह से बुलवाना भी चाहता हूँ और मैं पूछना भी चाहता हूँ। हाँ, धर्म से राष्ट्र बनता है, राष्ट्र से धर्म नहीं होता। ये लोग गलत नहीं धारणा। नहीं, धर्म, हाँ, केवल धर्म से राष्ट्र बनता है, राष्ट्र से धर्म नहीं होता है। मूर्ख लोग हैं जो ये कहते हैं धर्म ही प्रथम है। वो कहा है ना, यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। यज्ञ से, देवताओं ने यज्ञ से ही यज्ञ का यजन किया। उसमें प्रथम धर्म उत्पन्न हुए क्या? सत्य, ऋत, धर्म और यज्ञ, ये मूल है। राष्ट्र वगैरह सब उसके बाद है। तो सबसे पहले सत्य है, ऋत है, धर्म है और यज्ञ, ये मूल है। धर्म के बिना, सत्य के बिना, यज्ञ के बिना और ऋत यानी कॉस्मिक ऑर्डर जिसे आप कहते हैं, व्यवस्था के बिना कुछ नहीं है। राष्ट्र तो बाद की संरचना है, सबसे पहले धर्म है। जहां धर्म नहीं है वहां राष्ट्र असंभव है। वहां नेशन स्टेट हो सकता है। नेशन स्टेट यानी ईसाइयों का कुछ अल्लाह, है ना, ईसाइयों का टूल, इंग्लैंड फ्रांस का खिलौना, क्रिश्चियंस का। हम इंग्लैंड फ्रांस भी नहीं कहते, उसके क्रिश्चियन शासक, क्योंकि इंग्लैंड फ्रांस भी हमारे हैं, हम वहां भी सनातन धर्म फैलाना चाहते हैं। हम संयुक्त राज्य अमेरिका में भी सनातन धर्म लाना चाहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, इंग्लैंड और फ्रांस भी हमारे ही, वहां भी सनातन धर्म का प्रकाश फैलाना भारत के शासक का कर्तव्य है। और अयोध्या जब राजधानी बनेगी तो इंग्लैंड, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका तीनों में सनातन धर्म का प्रकाश बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। फैलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस शो को जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और रामेश्वर जी का पिछला शो आपने बहुत पसंद किया, उसको मैं देख रहा हूँ, इतना अच्छा आपने पसंद किया, लेकिन ये शो आपको पूरी तरह से चौंका देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते।